हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग देख सकते हो मैंने आप लोगों के लिए कई सारे पेजेस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट किया है, लिखा है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आप लोग देखो, ये मॉडल पेपर का प्रश्न है जो कि मैंने देखा है मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चंस है। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? मतलब जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका एक युग्म है। जैसे आपका ए नंबर है आपका 14,35 एंड बी नंबर है 31,93 एंड सी नंबर आपका है 18,25 एंड डी नंबर है 32,62। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर है ये आपको बताना है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका लिखा हुआ 18,25 जो है एक सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, यानी कि जोड़ा है। दोनों जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सही आंसर है। अगला देखो, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म जो है x इक्वल टू वाई, यानी कि x बराबर है y के और x प्लस वाई इक्वल टू 0 का। अब का आपको बताना है कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, या v है आपका असीमित रूप से कोई हल नहीं होते, असीमित रूप से कोई हल होते हैं। ठीक है, एनसीआर नंबर है अद्वितीय हल होते हैं या होता है, एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें जो है ना, ये जो आपका x इक्वल टू वाई है और x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो इसमें जो आपका सही होगा वो अद्वितीय हल होता है। इसका जो है ना अद्वितीय हल होता है, ये याद रखना। ठीक है, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन से समझ में आ रहे होंगे। देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान है। k का मान आपको बताना है। ए आपका ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 9 एंड डी ऑप्शन है 12। तो कौन सा सही आंसर है ये आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बहुत इजी है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, यहां आपको पता है कि ये समीकरण है आपका 3x² माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0। ये आपका एक समीकरण है और यहां जो आपका a है, a वो है 3 के बराबर। ये जो 3 लिखा हुआ ये a है और v आपका क्या है, चिन्ह के साथ लिया जाता है, -6 है। एंड तथा आपका c क्या है, c बराबर k है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ v² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये फार्मूला आपको पता है। अब आप पूरा मान रख दो, v² जो है v का मान कितना है, -6 का वर्ग कर लो, -4 इंटू 3 इंटू c यानी कि k बराबर 0, और यहाँ से 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा -12k बराबर 0। ठीक है, और यहां अगर -12k रखोगे और इसे अगर आप इधर ट्रांसफर करोगे तो ये प्लस में है और इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और k इक्वल टू -36 बटे -12 इक्वल टू 12 23 36, यानी कि 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाकर इसको सॉल्व करते हो ना तो आप लोगों का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं होगा। ठीक है, आपको सॉल्व करके मतलब याद रखना है, ऐसा नहीं कि आप याद कर लो, याद नहीं रखना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। और अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे तो फिर आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहां देखो, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है एंड अगर आप लोग कुछ इसका सॉल्व नहीं करोगे तो आंसर कैसे बताओगे। जैसे लिखा क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं जो आपका है -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का भी एक सूत्र होता है और यहाँ आपका ए जो ऑप्शन है -2,3, बी ऑप्शन है -2,5 एंड सी ऑप्शन है -2,8 एंड डी ऑप्शन है 0,2। तो अब आप लोग बताओ कैसे निकालोगे। जब तक आपको सूत्र नहीं पता रहेगा तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि सूत्र याद रखो, सूत्र इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, वरना मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सूत्र जैसे आपका ये सूत्र जो है
सूत्र है x1 प्लस x2 बटे में 2 तथा जो आपका y1 है प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, ये आपका सूत्र है। अब यहां x1 क्या है, y1 क्या है, ये जो x1 ये है और x2 ये है। ठीक है, समझ में आया। तो यहां जो आपका x1 है वो -2 है और x2 भी -2 है बटे में 2। इसको जोड़ लो, -4, 2। ठीक है, हो गया। अब तथा लगा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। और माइनस आपका y प्लस वाई यानी कि y1 प्लस y2, तो ये y1 है और ये y2 है। तो y1 आपका 6 है और y2 आपका 10 है। ठीक है, 6 और 10 बटे 2 आपका है। और इसको भी अगर जोड़ लो तो 16 बटे 2। अब दोनों को कैंसिल करने के बाद इसका मान आएगा 8 और इसका मान आएगा -2, यानी कि -2, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र जो आएगा, यानी कि मान जो आएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, यही हमें ज्ञात करना था ना, निर्देशांक, वो -2, 8 आएगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आपको क्या समझ में आया, -2, 8 आपका सही रहेगा। ठीक है, ये है हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक। सारे क्वेश्चंस आपको समझना है अच्छे से। अब 5वां नंबर क्वेश्चन समझो। यहां आपको भाई याद करने पड़ेगा त्रिकोणमिति टेबल। जैसे यहां आपको मान रखना है 5वां नंबर क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। अब आप कैसे बताओगे, पहले आपको पता होना चाहिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तब tan 30 डिग्री का मान अगर आपको पता होगा तभी आप लगा पाओगे। तो फिर आओ अब हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, देखो यहां आपका जो क्वेश्चन है वो है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री या 30 डिग्री। देखो अब आपको करना क्या है, देखो यहां से यहां आपका 2 है और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ऐसे ही नीचे भी है 1 प्लस एंड 1 बटे √3, उसका भी मान उतना ही होगा, स्क्वायर कर लो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां देखो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। यहां 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहां √3 आपका नीचे कर लो, 2 ऊपर कर लो। ठीक है, ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, इतना हो जाएगा। और बटे में ये हमारा कितना होगा, ये होगा 1 प्लस और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया है। अब देखो बराबर हम लोग लगाएंगे और ये जो है आपका, ये लिखा हुआ है 2 बटे √3। ठीक है, यही मैं ये वाला लिख रहा हूं, ये वाला, क्योंकि उधर जगह नहीं है। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। देखो 3 एकम 3 एंड 1 4। ठीक है, यानी कि 4 बटे 3। इतना समझ में आया। ये अब हमारा पता चल गया। अब आपको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेना है और इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। यहां आप लोग क्या करोगे, देखो ये मैंने मल्टीप्लाई इससे कर लिया। अब यहां देखो समझना क्या है, यहां जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी कि ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा जो आप लोगों का ये है, ओके। यहां इसका मल्टीप्लाई हुआ, देखो ये 6 हो गया और ये 4√3। अब इससे अगर आप कट करोगे ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समझना, ये 3 हो गया और ये 2√3। अभी आपको नहीं पता चलेगा, अब पता चलेगा। देखो ये जो आपका 3 है इसे √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है, ये जाना रहना। अब देखो यहाँ 2√3 है, एक रूट से एक रूट घट गया और यहां बचा √3 बटे 2। √3 बटे 2 और √3 बटे 2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का। तो यहां जो आपका सही आंसर होगा वो होगा साइन 60 डिग्री। देखो सारे क्वेश्चन सिंपल नहीं होते, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज्यादा हार्ड है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाकर याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। समझो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि एक मतलब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी कि जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। देखो लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं। वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई है, वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 8 सेंटीमीटर।
अब अगर वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास कितना होगा? वृत्त का व्यास बताओ। तो वृत्त का व्यास जो होता है ना वो उसकी जो त्रिज्या होता है उसकी दोगुनी होती है, यानी कि इसका दोगुना 16 सेंटीमीटर। और जो वृत्त का वर्ग, अब देखो समझना, अब आपको बताना है कि वृत्त के अंतर्गत वर्ग खींचा गया है। जो वृत्त के अंतर्गत क्या खींचा गया है? वर्ग खींचा गया। तो वर्ग का जो विकर्ण होगा, जो वर्ग का विकर्ण होता है, याद रखना, वर्ग का विकर्ण ये बराबर होता है वृत्त के व्यास के। वृत्त का व्यास, देखो जो वर्ग का विकर्ण होता है ना वो वृत्त के व्यास के बराबर होते हैं। और हमें वर्ग का क्षेत्रफल बताना है ना, तो अब आप वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। वर्ग का क्षेत्रफल थोड़ा सा आपको समझना पड़ा है लेकिन ध्यान से। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग के विकर्ण जो है, वर्ग का विकर्ण आपको पता चल गया कि नहीं? विकर्ण तो पता ही, क्यों? ठीक है, विकर्ण का वर्ग कर लो और वटे में आप 2 लगा लो। देखो अगर वृत्त का व्यास पता है तो इसका विकर्ण भी पता है ना, ये 16 सेंटीमीटर अगर वृत्त का व्यास है तो उसके बराबर ही होगा वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो यहां से आपको पता चला। अब इसका हम लोग वर्ग कर लेंगे, यानी कि 16 का वर्ग कर लो और बटे में 2, यानी कि 256 बटे 2, और इसे काटोगे तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन आपको सूत्र पता होना चाहिए हर एक चीज का। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को बता ही दिया जाए। लिखा हुआ है यदि सामान्य त्रिज्या आर के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तब एक नए ठोस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आपके पास ऑप्शन है 4 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर एंड 3 पाई आर स्क्वायर एंड 8 पाई आर स्क्वायर। लेकिन उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे 7 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ये सारे क्वेश्चंस तैयार करके जाना है क्योंकि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां देखो आपको पहला प्रश्न दिख रहा है। ठीक है, अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे, अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, लिखा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि जो 7√5 अपरिमेय संख्या है, यानी कि आपको सिद्ध करना है जो 7√5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो आप कैसे सिद्ध करोगे? आपको मैंने सिद्ध कराया है √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ एक छोटी सी आपको संख्या दी गई है, तो आई होप कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके अच्छे से समझा देता हूं। देखो आपको यह सिद्ध करना है 7√5 को। सबसे पहले आपको कल्पना करना है या मानना है, माना कि आपका माना जो आपका 7√5 है एक परिमेय संख्या है। अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। परिमेय संख्या है तो मैंने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। और अगर आपने परिमेय संख्या मान ही लिया तो ये जो आपका 7√5 है ये हम लोग बराबर P/Q के लिख सकते हैं। और अगर हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो यहां जो है ना, जहां आपको एक बात याद रखना है, जो Q है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहां जो Q का मान होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, P/Q को आगे कर लो और इसे 7√5 को पीछे कर लो। ठीक है, अब ये जो मैं 7 ले रहा हूं ना इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, यानी कि 1/7 इस तरफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये 7 जो है हर में जाएगा और हर में जाएगा, तो इसीलिए मैंने 1/7 लिख दिया है और बराबर है √5 के। अब आपको एक बात पता है, ये इतना जो सारा है ये तो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब आपको पता है कि P/Q जो है परिमेय संख्या है,
देखो P अपान Q जो है समझना, P अपान Q क्या है, अभी आपने बताया है परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। अभी मैं आपको सिद्ध कराता हूं परिमेय संख्या, और बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो जो आपका 1/7 है, ये 1/7 बटे पी क्यू, ये भी तो परिमेय संख्या है, भी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। चलो ये तो पता चल गया, परिमेय संख्या है या फिर होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां, अब आपको पता है, अब जो आपका 1/7 है एंड P अपान क्यू है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये जो आपका √5 है, देखो इसके बराबर तो है, जितना ये है उतना ये भी है, यानी कि √5 भी उसके बराबर है। और जो आपका 1/7 है इंटू P अपान क्यू है, वो बराबर है √5 के। तो भाई अगर ये परिमेय संख्या है, ये इनके बराबर ही है √5 के, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। अब ऐसा तो लग रहा है भाई वैसे ही होगा, √5 भी परिमेय संख्या होगी। क्या होगा, परिमेय संख्या, या फिर होनी चाहिए, ये तो आपको पता है, होनी चाहिए। चलो मैंने लिख दिया होनी चाहिए। अब भाई आपको पता है कि √5 अगर इक्वल बात की जाए तो वो तो एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको छोटा सा अपनी कल्पना को व्यक्त करना है और लिखना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इतना करने के बाद आप लोगों को लिखना है, परंतु यह आपको, यह तथ्य सर्वमान्य है कि √5 परिमेय संख्या नहीं है। ऑलरेडी आपको पता है या फिर सिद्ध भी कराया गया है कि ये √5 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। यहां एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी मान्यता की संख्या जो आपका 7 √5 परिमेय है, मतलब अगर √5 परिमेय है तो ये भी परिमेय है, जो असंगत और त्रुटिपूर्ण है। अतः जो आपका 7 √5 है एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आपको सिद्ध करना, एक थ्योरम है, जो आपका थ्योरम होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड यहां आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड मिल जाएगा। लिखा है कि एक आयताकार वाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो वाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको वाग की विमाएं ज्ञात करनी है। तो फिर आओ अब हम लोग इसको भी लगाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को ध्यान से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको समझना है कि जो आपको मानना पड़ेगा कि माना वाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y मीटर है। तो यहां आपको सबसे पहले मान लो, माना जो वाग की जो लंबाई है, वाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, y मीटर है, लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखो वाग का जो अर्ध परिमाप होता है, वाग वो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो वाग का अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का आपका मान भी दिया हुआ है 36 है, तो लंबाई x है प्लस चौड़ाई y है, बराबर आपका 36 मीटर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट यहां क्या कह रहा है दूसरे में कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम लोग इसको बराबर करने के लिए चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे ताकि ये इसके बराबर हो जाए। अभी हमें इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं मिला है, x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। और आप दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में क्या है, यहां आपका समीकरण फर्स्ट है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, हल करने पर। अब मैं यहां हल कर देता हूं। देखो हल कैसे करना है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये x प्लस वाई बराबर 36 है, और ये लिखा हुआ x माइनस वाई बराबर 4। ये आपका कट गया, और ये आपका 2x इक्वल टू 40, और x बराबर आपका 40/2, x बराबर आपका 20। यहां x का मान हमारा है 20 मीटर, और अगर आपको y का मान ज्ञात करना है तो x का मान जो है, x का मान आप समीकरण 1 में रख दो, 1 में
रखने पर, यानी कि समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। तो यहाँ आपका है 20 प्लस वाई बराबर 36। अब देखो यहाँ जो y है ये 36 में से आप 20 घटा लो इक्वल टू 16 मीटर। और यहाँ बताया गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो ये 16 है, तो ये 20 है। तो यहाँ जो आपका लंबाई है, लंबाई कितना है, लंबाई आपका कितना है, वो 20 है। ठीक है, तो यहाँ आपको लिख देना है कि जो वाग है, वाग की लंबाई, वाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और वाग की चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई सीधा आप लिख लो, वाग की चौड़ाई 16 मीटर। ये हमारा लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको अच्छे से धीरे से सॉल्व करा दिया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, तो आप लोगों को ध्यान से सॉल्व करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां लिखा क्या है, देखो लिखा है यदि tan 2a, यानी कि जो आपका tan 2a है वो बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a जो है एक न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। तो a का मान आपको ज्ञात करना है। a का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले हमें दिया क्या है, यानी कि दिया है जो आप लोगों का ये दिया हुआ है tan 2a जो है वो बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया है। अब यहां जो आपका tan लिखा हुआ है ना, tan को हम लोग लिख सकते हैं cot में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा, वो आपका हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अगर cot 90 माइनस थीटा वो tan थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर हमारा है cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये हमारा है। अब देखो यहां से आप क्या करोगे, यहां से cot आप कट कर दो और यहां से 90 डिग्री माइनस 2a वो बराबर हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। अब यहां से आप इसको इधर ट्रांसफर कर लो। देखो ये आपका माइनस 2a है और इससे आप a जो है इसको इधर ट्रांसफर करोगे, ये भी माइनस a हो जाएगा और ये माइनस 18 है और ये आपका माइनस 90 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा माइनस 3a और ये हो जाएगा माइनस 108 हो जाएगा ना। और यहां से a का मान आपका आएगा माइनस 108 बटे 3 माइनस 3, माइनस से माइनस और उससे ये कट जाएगा, यानी कि a बराबर आपका आएगा 36। देखो 3 3 का आपका 3 3 का 9 एंड ये आपका कटेगा यानी कि 6 18, ये हमारा आ जाएगा 36, यानी कि 36 डिग्री आपका आएगा a का मान। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहां से आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो tan है इसको cot में बदल देना है। cot में बदलोगे तो यहां से ये कट जाएगा। तो फिर अगर आप cot में बदलोगे तो आपको बस आपको अपना मल्टीप्लिकेशन यानी कि कैलकुलेशन दिखाना है, बस कैलकुलेशन आपका कितना तेज है वो दिखाना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देख लेते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान से समझना है और आपको ये क्वेश्चन ध्यान से समझकर फिर से अपने रफ में लगाना है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो, क्योंकि आप लोग अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। लिखा क्या है, सबसे पहले आप देखो लिखा क्या है, लिखा हुआ एक नदी है, एक नदी के पुल है, यानी कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, यानी कि जो नदी है उसके दोनों किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और यदि जो पुल है किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कि जो पुल है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कि 3 मीटर ऊंचा हो। ठीक है, तो आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करना है, यानी कि पूरे जो आपका नदी की चौड़ाई है यानी कि आपका पी क्यू ज्ञात करना है। अभी मैं आपको चित्र में समझाता हूं, इस पर आपको ध्यान दो या ना दो। सबसे पहले देखो यहां मैंने लिख दिया है कि माना पी क्यू नदी की चौड़ाई है, क्या है, चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो यहां मैंने नदी की चौड़ाई यानी कि पी क्यू मान लिया, तो यहां मैं पी क्यू ले लेता हूं। देखो ये पी है एंड क्यू है, ये है नदी की चौड़ाई। ओके, अब देखो नदी जो है ये 3 मीटर ऊंचा है, कितना, ये 3 मीटर ऊंचा है।
और यहां आपका कोई बिंदु देखो, माना ए बिंदु से पुल का एक बिंदु अर्थात ए वी, ये आपका ए है और वी है, ये 3 मीटर है, 3 मीटर का है ये ए और वी। प्रश्न में भी लिखा हुआ है, यहां देखो कि यदि पुल जो है किनारों से 3 मीटर ऊंचा हो, यानी कि किनारे से 3 मीटर ऊंचा हो। अब देखो इसका अवनमन कोण दिया हुआ है, अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब इसको आप यहां से इसको मिला लो और यहां से आप इसको मिला लो, थोड़ा बढ़ा लो, कोई दिक्कत है नहीं, वहां आप स्केल से मिलाना। तो यहां आपका हो गया। अब यहां आपका ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका 45 डिग्री है, पूरा मान आपका दिया हुआ है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहां से खींच लो और यहां से x और y का नाम दे दो, यहां भी आप लिख सकते हो 30 डिग्री और 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप यहां लिखो 30 डिग्री चाहे यहां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका फुल्ली फाइनल चित्र बन चुका है, कोई दिक्कत है नहीं। मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है कि आप लोगों को तुरंत समझ में आए, छोटी सी भी कंफ्यूजन हो तो बता दूं। सबसे पहले आपको लिखना है कि समकोण, जो आपका समकोण त्रिभुज ए वी क्यू में, अब ए वी क्यू कहां है, देखो यहां लिखा हुआ है ए और यहां लिखा हुआ है वी और यहां लिखा हुआ है क्यू, यानी कि हमें लेना है ए वी क्यू, यानी कि 45 डिग्री वाला आपको लेना है। तो यहां देखो आपका ये है लंब, लंब आपका 3 मीटर है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और हमें वी क्यू का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर आप वी क्यू का मान ज्ञात कर लो और पी क्यू का मान ज्ञात कर लो तो ये दोनों आप जोड़ लोगे तो फिर आपको पूरे नदी की चौड़ाई मिल जाएगी, यहाँ पी क्यू का मान। इसीलिए मैंने कहा पहले इसका मान ज्ञात करो फिर इसका मान, और दोनों को फिर हम लोग ऐड कर लेंगे, फिर हमारा मान आ जाएगा। तो यहां आप लिखो tan 45 डिग्री, यानी कि हमें 45 डिग्री है, बराबर लंब, लंब हमारा है ए वी और आधार, आधार हमारा है वी क्यू, ठीक है। अब यहां आपका ये कितना दिया है, पहले मैं नीचे चलता हूं, यहां tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और ए वी का मान हमारा 3 है और वी क्यू का मान नहीं पता है। तो वी क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहां आपका 3 है, नहीं सॉरी, ये जो आपका tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, हाँ 1 होता है, आपको पता होगा। तो यहां से जो आपका वी क्यू है इसका मान आएगा 3 मीटर, वी क्यू का मान कितना आया 3 मीटर, यानी कि ये जो हमें मिला ये 3 मीटर मिला। चलो पता चल गया ना, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, अगर आप समझोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें त्रिभुज ये लिए थे, अब हमें पुनः एक त्रिभुज लेना पड़ेगा, पुनः मैंने लिया समकोण त्रिभुज, लिख दो समकोण त्रिभुज ए वी पी में, यानी कि ये आपका ए है, ए एंड ये वी है और ये पी है। फिर वही बात है, वही सेम प्रोसेस फिर है, यहां आपको tan 30 डिग्री लेना है, यानी कि tan 30 डिग्री, और यहां भी आपको लंब यानी कि ए वी और बटे आधार वी क्यू, पी एंड वी है या बीपी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आप देखो इसका tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ये आपका 3 दिया हुआ है, और ये आपका पी वी लिख सकते हो या फिर कोई दिक्कत नहीं पी बी ही कर लो, ठीक है, या वी पी कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ बी पी जो होगा वो 3√3 मीटर होगा। हमें ये भी मान ज्ञात हो गया है और ये भी मान ज्ञात हो गया है, तो हम पी और क्यू का मान कैसे नहीं फुल ज्ञात कर सकते हैं ना, पूरे नदी की चौड़ाई। तो अब क्या करोगे, नदी की चौड़ाई डालो, नदी की चौड़ाई, यानी कि नदी की चौड़ाई बराबर आपको देखो P और Q, यानी कि ये पूरी नदी की चौड़ाई है, और अगर आप इसको ज्ञात करना है तो यहाँ V एंड P पहले जोड़ लो, यानी कि VP आपका कितना है, ठीक है, यही मैंने पहले यही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, VP एंड प्लस आपको VQ लेना है, ये जो आपका VQ है, यानी कि अगर आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो आपको पूरा मान पता चल जाएगा। तो चलो अब हम लोग जोड़ लेते हैं। यहां देखो VP, यानी कि आपका लिखा हुआ है VP और VP का मान कितना है, BP का मान हमारा 3√3 है और प्लस हमारा ये है 3। अब यहां देखो, यहां से अगर आप 3 कॉमन ले लोगे तो यहां √3 + 1 बचेगा। यहां पर भी आप अपना आंसर लिख सकते हो, या फिर अगर आप और सॉल्व करना चाहते हो तो यहां देखो, यहां 3 है
एंड यहाँ √3 का मान रख दो 1/732 एंड +1। और यहाँ अगर आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ 3 इंटू ये आपका 2.732, ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा। और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 8.20, लगभग में 8.20 मीटर। वैसे यहां भी आपका आंसर लिख सकते थे। ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो आई होप कि बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना। और भी आप लोगों के लिए लगातार वीडियोज बनाए जा रहे हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।